हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। जैसे कि आपको यूट्यूब वीडियो की थंबनेल देखकर ही समझ आ गया होगा कि आज हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे एज़ पर द कंपनीज एक्ट 2013। पर प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप्स जानने से पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम हमारी आज की ये वीडियो शुरू करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग समझने से। तो अगर हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, तो वो शेयर्स जिनके पास प्रेफरेंस होती है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उन्हीं को हम प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। यानी कि ये जो शेयर्स होते हैं वो अपने अंदर कुछ ऐसे मैटर्स में प्रेफरेंस होल्ड करते हैं इक्विटी शेयर को जो नहीं मिलती। अब समझते हैं कि वो कौन कौन सी प्रेफरेंसेस होती है जो कि प्रेफरेंस शेयर्स को तो मिलती है बट इक्विटी शेयर्स को नहीं मिलती। जैसा कि हमें पता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका डिविडेंड रेट फिक्स होता है, इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 43 क्लॉज बी बोलता है कि एक तो जब भी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, ना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद ही डिविडेंड की पेमेंट होगी। दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड करने का ये है कि अगर इन फ्यूचर हमारी कंपनी कभी भी लिक्विडेट या फिर क्लोज होती है तो उस समय जो कैपिटल रीपे की जाती है वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपे होगी, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल की रीपेमेंट होगी। अब हम समझते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कौन कौन सी होती है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स को टोटल 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि 4 पार्ट्स के अंदर आते हैं। अब ये 8 टाइप्स होती है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल या फिर नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब इनमें से जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो पहली 4 शेयर्स है उन्हीं के ऑपोजिट हमारे बाकी 4 शेयर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें डिटेल में पहले 4 यानी कि कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग और क्यूमुलेटिव को समझना है। जो शेयर्स इनके बिल्कुल ऑपोजिट है वो हमारी बाकी की 4 टाइप्स ऑफ शेयर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए अब हम बारी बारी इन 8 को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर का टाइप होता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स का। यानी कि जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स है वो एक प्री डिटर्मिन्ड फ्यूचर पीरियड के बाद यानी कि कुछ सालों के बाद ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में। आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उनको एक पर्टिकुलर साल के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ आपको इक्विटी शेयर्स परचेज़ करने हैं, पर जब आप इक्विटी शेयर्स परचेज़ करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर जाते हैं तो आपको जिन जिन कंपनीज़ के स्टॉक आप परचेज़ करना चाहते हैं उनकी इक्विटी शेयर्स नहीं मिलते। तो आप क्या करते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स ढूंढते हैं जिनके अंदर ये कंडीशन होती है कि आपको कुछ सालों के बाद एक ऑप्शन मिलेगा जिसको आप अवेल कर सकते हैं और अपने प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। तो आप वो प्रेफरेंस शेयर्स परचेज कर लेते हैं। अब जो हमारे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है फुली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि अगर आपने किसी कंपनी के 10 प्रेफरेंस शेयर्स परचेज़ किए हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप 5 साल के बाद वो 10 के 10 प्रेफरेंस शेयर्स अपनी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही दूसरी टाइप होती है पार्शियल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, यानी कि अगर आप 10 परचेज़ करते हैं अभी प्रेफरेंस शेयर्स तो आपको 5 साल के बाद 50% शेयर्स कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप 10 की जगह 5 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और 5 आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स रह जाएंगे। अब इनको और बेहतर समझने के लिए हम इनकी डेफिनेशन को समझते हैं। एज़ पर द कंपनीज एक्ट 2013, convertible preference shares are a type of preference share capital that can be converted into equity shares of the company
आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड और अपॉन सम सर्टेन कंडीशंस। यानी कि जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है वो कुछ सालों के बाद या फिर कुछ सर्टेन कंडीशंस जो कि प्री डिटर्मिन्ड होगी उनकी पूरे होते ही आप अपनी इसके बाद हमारी सेकंड टाइप होती है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स की। ये कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। यानी कि अगर आप एक बारी प्रेफरेंस परचेज कर लेते हैं तो आप अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी उन प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप उनको बेचकर दोबारा से नए इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हो, पर आप उन्हीं शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम। They remain preference shares until they are redeemed by the company. In simple words, these are preference shares that doesn't give the holder the option or right to convert the shares into equity shares of the company. यानी कि अगर आप एक बार प्रेफरेंस शेयर्स परचेज कर लेते हो तो वो प्रेफरेंस शेयर्स आपके लाइफ टाइम के लिए जब तक वो रिडीम या फिर बाय बैक ना कर ले कंपनी, उस वक्त तक वो आपके प्रेफरेंस शेयर्स बनकर ही रह जाते हैं। इसके बाद हमारी थर्ड टाइप आती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की। ये वो वाले शेयर्स होते हैं जो कि आपके मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं एक फ़िक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद। यानी कि ये वाले शेयर्स कभी भी कंपनी रिडीम कर सकती है और आपसे अपने शेयर्स वापस लेके आपको उसके बदले में मनी दे सकती है। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, redeemable preference shares are those shares issued with the condition that the company will buy back or repay the share capital after a fixed period or a specified date। यानी कि जब भी आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल परचेज करते हैं तो वहाँ पर कंपनी आपको कंडीशन देती है कि कंपनी जब भी चाहे तो वो एक फ़िक्स पीरियड या फिर स्पेसिफिक डेट के बाद अपने जो शेयर्स है वो रिडीम या फिर बाय बैक कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है और कंपनी ने कहा कि वो 5 साल के बाद अपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करेगी, तो 5 साल होने के बाद कंपनी कभी भी जब चाहे अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकती है। और जब तक रिडम्पशन नहीं हो जाता तब तक शेयर होल्डर्स एंटाइटल होते हैं एक फ़िक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड रिसीव करने के लिए। इसके बाद हमारी फोर्थ टाइप होती है रिडीमेबल की बिल्कुल ऑपोजिट नॉन रिडीमेबल, जिन्हें हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी कहते हैं। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू बात करें तो ये वो वाले प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो एक बार इशू होने पर पूरी लाइफ टाइम के लिए इशू रहते हैं और कंपनी कभी भी इनको रिडीम नहीं कर सकती। ऑल्दो इंडिया का कंपनीज एक्ट 2013 ये स्पेसिफाई करता है कि कोई भी इंडियन कंपनी कभी भी अपनी लाइफ टाइम में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। अगर कोई भी कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कोई भी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो वो 20 ईयर्स मैक्सिमम के अंदर अंदर रिडीम हो जाना चाहिए। वहीं पर अगर आपकी कंपनी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील करने वाली कंपनी है तो उसके लिए रिडम्पशन का मैक्सिमम पीरियड 30 ईयर्स होता है, पर इससे ज़्यादा कोई भी कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स इशूड नहीं रख सकती। कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो नोन एज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स are the preference shares that do not have a fixed date of repayment. The company does not redeem the capital during its lifetime and the amount is normally returned only at the time of winding up। यानी कि कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी इन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकती और जब तक कंपनी बंद ना हो जाए तब तक ये रिडीम नहीं माने जाते। इसके बाद हमारी फिफ्थ टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होती है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की। यानी कि अगर एक कंपनी है, अगर वो प्रॉफिट कमाती है तो आम तौर पर एक कंपनी की जो वर्किंग होती है वो ऐसी होती है कि सबसे पहले जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है एज ए डिविडेंड तो आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे करते हैं। उसके बाद जो भी प्रॉफिट रिमेनिंग होते हैं वो सारे प्रॉफिट्स इक्विटी शेयर को बिलोंग करते हैं। पर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ये कहते हैं
कि जब आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को उनका फ़िक्स डिविडेंड पे कर दो और उसके बाद इक्विटी को डिविडेंड दे दो, उसके बाद जो भी आपका रिमेनिंग डिविडेंड होता है वो सिर्फ इक्विटी वालों के लिए नहीं, बल्कि उसमें आप प्रेफरेंस शेयर्स को भी पार्टिसिपेशन देते हो और उन्हें भी लेफ़्ट ओवर डिविडेंड का हिस्सा देते हो। So, as per the Companies Act 2013, participating preference shares are those preference shares that give shareholders the right to participate in additional profit of the company besides receiving their fixed preference dividend. यानी कि अगर हम आसान शब्दों में कहें तो फिक्स डिविडेंड मिलने के बाद भी एडिशनल प्रॉफिट्स में जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है और अपना एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलता है ऑन एंड अबव फिक्स डिविडेंड। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आती है हमारी 6 टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दैट इज़ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ये कहते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको सिर्फ उन्हीं का फिक्स डिविडेंड मिलेगा, इसके बाद आपका प्रॉफिट कम बचे या ज़्यादा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा, ना कि प्रेफरेंस को। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स whose shareholders only receive a fixed dividend and do not share in the extra profits of the company after equity shareholders receive their dividend। यानी कि अगर हम आसान शब्दों में कहें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सिर्फ एंटाइटल होते हैं अपने फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड के लिए और उसके अलावा किसी भी प्रॉफिट में उनका कोई हक नहीं होता। इसके बाद आते हैं हमारी 7 टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दैट इज़ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है क्यूमुलेटिव, यानी कि ऐड करते रहो उन पीरियड के डिविडेंड को जिन पीरियड्स में आपका लॉस हुआ था। जैसा कि हमें पता है कि जो डिविडेंड होता है वो कोई भी कंपनी तभी डिक्लेयर कर सकती है जब उसको प्रॉफिट हो, यानी कि लॉस मेकिंग ईयर्स में कोई भी कंपनी डिविडेंड देने के लिए लाइबल नहीं होती, फिर चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो या फिर इक्विटी शेयर्स। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को समझते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम 3 साल का डाटा एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 2022 में लॉस किया, इसके बाद 2023 में हमें फिर से लॉस हो गया क्योंकि हमारी वर्किंग अच्छी नहीं थी, तो क्या हमें इन दोनों साल का डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? नहीं ना। बट 2024 में हमने इतनी मेहनत की कि हमें एकदम से ज़्यादा सारा प्रॉफिट हो गया, तो हम सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड पे ना करके हमारी लाइबिलिटी होती है प्रेफरेंस शेयर्स को उनका फिक्स रेट पर डिविडेंड पे करना। पर यहाँ पर क्योंकि हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स थे वो क्यूमुलेटिव नेचर के थे, इसलिए हम उन्हें सिर्फ 2024 का डिविडेंड नहीं बल्कि पिछले 2 साल जहाँ पर हमें लॉस था और हम डिविडेंड पे नहीं कर पाए उनका डिविडेंड भी हमें मिलाकर प्रेफरेंस शेयर्स को पूरे 3 साल का डिविडेंड पे करना होगा। अगर डिविडेंड पे करने के बाद फिर भी कुछ प्रॉफिट रह जाता है हम तब भी हमारे इक्विटी डिविडेंड को पे करेंगे। और अगर सपोज़ मान लो कि जो आपका प्रॉफिट था वो सिर्फ 1 लाख रुपए का था, पर 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड आपका 1,20,000 रुपये का था, तो आप जो 1 लाख उन्हें पे करोगे क्योंकि आपका प्रॉफिट 1 लाख ही था, तो आप उन 20 लाख को दोबारा से जब भी आपको जिस भी ईयर में प्रॉफिट होगा उसमें क्यूमुलेट करके उन्हें पे करोगे। इसको और बेहतर समझने के लिए चलिए अब हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, cumulative preference shares are those preference shares when unpaid dividend accumulates and must be paid in future years before paying dividend to equity shareholders। इसके बाद आती है हमारी लास्ट टाइप प्रेफरेंस शेयर्स की, जो है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये हमारी पिछली प्रेफरेंस शेयर टाइप से बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि इसके अंदर हमारे प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कभी भी क्यूमुलेट या फिर एड ऑन नहीं होता। फॉर एग्जांपल 2022 और 23 में आपको किसी भी वजह से लॉस होता है और आप डिविडेंड पे नहीं कर पाते प्रेफरेंस शेयर्स को, तो 2024 में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो अपने पुराने डिविडेंड के लिए एंटाइटल नहीं होते। आप 2024 में सिर्फ 1 साल 2024 का ही डिविडेंड पे करोगे अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को।
According to Companies Act 2013, non-cumulative preference shares are the preference shares where dividend does not accumulate if it is not paid in a particular year. If the company does not declare any dividend in a year due to loss, the shareholder loses the dividend for that year and it cannot be claimed in the future profit years. तो इसी के साथ हमारे प्रेफरेंस शेयर्स के सारे 8 टाइप्स डिस्कस होते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो और आपको प्रेफरेंस शेयर्स के सभी टाइप्स अच्छे से समझ आए हो। इसलिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल या फिर अच्छी लगी हो, देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।